सो वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम लेक्चर 4 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने एथिक्स काफ़ी अच्छे से हम पढ़ रहे हैं और लेक्चर 4 जो है आज इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। एक सेकंड, लेट मी गेट दिस। ओके, सो आज हम लेक्चर 4 में पढ़ने जा रहे हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स। मतलब कि सिंपल सा है कि हम राइट और रॉन्ग में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और ऐसे कौन से डिटरमिनेंट्स हैं जो हमें राइट और रॉन्ग डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब हम राइट हैं या हम रॉन्ग हैं, इसको हमें अगर डिटरमाइन करना है तो उसमें ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं। सो इसमें मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा। ये नेगेटिव जो कॉनोटेशन होती है उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा। सो ये आप हैं, ठीक है, और आप पे किन चीज़ों का इफेक्ट नॉर्मल पड़ता है। यहाँ पे हमें देखो, हमें डिटरमाइन करना है, बेसिकली हमें डिटरमाइन करना है कि राइट और रॉन्ग में हमें कौन सी चीज़ हेल्प करती है और कौन सी चीज़ हेल्प नहीं करती। यहाँ मैंने लिखा इक्वल प्रेशर ऑब्लिक इम्पैक्ट। बोलने का मतलब ये है कि अगर ये आप हो, फैमिली, लॉ, सोसाइटी, रिलीजन और गॉड, इनका जो इफेक्ट होता है एक इंडिविजुअल पे फ्रॉम सोसाइटी, वो कॉमन होता है। कॉमन मतलब कि इक्वल प्रेशर, सब पे ये वाला प्रेशर होगा, सब पे अपनी फैमिली का प्रेशर होगा, सब पे लॉ का प्रेशर होगा। लॉ सबके लिए इक्वल है, तो सबको अगर कोई भी काम करना है तो उसको लॉ को वो उसका जो प्रेशर होगा वो उसके ऊपर सब पे बराबर होगा। सोसाइटी एज अ होल जो होता है प्रेशर, वो भी सबके ऊपर ही बराबर होता है। रिलीजन, किसका कौन सा रिलीजन है, आपको कैसे फॉलो करना है, उस रिलीजन में क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या फॉलो करनी है क्या नहीं है, इनका भी प्रेशर अगर हम इंडिविजुअल्स पे देखें तो वो सेम रहता है। इसका मतलब है कि हमें राइट और रॉन्ग जो चीज डिफाइन करनी है, ये जो हमारा जो आप अपने राइट साइड जो आप देख रहे हो, फैमिली, लॉ, सोसाइटी, रिलीजन, गॉड, इनका इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं रहता है। अब हमें राइट और रॉन्ग को फाइंड आउट करने में कौन सी चीज मदद करती है। इनका इम्पैक्ट होगा तो एक राइट होगा एक रॉन्ग होगा। हर एक बंदा जो है, रिलीजन को अगर हम ले लेंगे तो अगर हम एक कम्युनिटी बोल लें, हिंदू बोल लें या अगर हम मुस्लिम बोल लें, उसमें कोई भी अगर एक रिचुअल है, अगर वो रिलीजन में दिया है तो जितने भी यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं, आप किसी को भी पूछ लो, उनका आंसर उसको लेके राइट ही होगा। दूसरी कम्युनिटी का हमेशा रॉन्ग होगा। वैसे ही अगर इनमें कुछ है तो इनका रॉन्ग हो जाएगा तो इनका राइट हो जाएगा। इसका मतलब है एज अ इंडिविजुअल हम ये चीजों का जो इफेक्ट रहता है वो सेम रहता है। और अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हम राइट एंड रॉन्ग फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आती है कॉन्साइंस। आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोलती है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप राइट एंड रॉन्ग डिफाइन कर सकते हो। इंट्यूशन, इंट्यूशन क्या है, एक्सपीरियंस है। ओवर द इयर्स 20 साल, किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसकी जो इंट्यूशन होगी अपने फील्ड ऑफ एरिया में वो इससे ज्यादा होगी, क्योंकि इसने ज्यादा एक्सपीरियंस चीजें शेयर की, ज्यादा एक्सपीरियंस अपनी जॉब में के टाइम इसने किया है। नेक्स्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है किसी को चीज को देखने का नजरिया। टेंडेंसी टू रिस्पॉन्स टूवर्ड्स अदर पर्सन, अगर आपको कोई कुछ बोलता है उसके ऊपर आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हो उसको हम बोलते हैं एटीट्यूड। नेक्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन होती है देखने का तरीका। ओके, यूपीएससी जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, परसेप्शन है कि हम किसी को प्री जज ना करें, या हम ये भी बोल सकते हैं कि हम किसी को प्री जज कर रहे हैं। परसेप्शन मींस कि हम पहले ही किसी को प्री जज कर रहे हैं, कि हमने उसके लिए एक परसेप्शन बना ली है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है टॉपर जो है यूपीएससी वाला, तो बड़ा कुछ ऐसा होता है कि कई लोग इसको लेके पहले ही एक वो धारणा बना लेते हैं। वो कोई भी चीज हो, जैसे पीएम की कुर्सी है या एचएम है या फाइनेंस मिनिस्टर है, तो हम पहले ही अपने माइंड में एक प्रिजम्पशन बना लेते हैं कि पीएम कैसा होना चाहिए, प्री जज कर लेते हैं। जो पीएम बना है वो कैसा एक्ट कर रहा है, ये हम इस पे नहीं जा रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम प्री जज कर रहे हैं कि एक पीएम को ऐसा होना चाहिए, एक पीएम को ये चीज करनी चाहिए, एक पीएम को वो चीज करनी चाहिए। सो दिस इज परसेप्शन आपकी जो होती है, ये भी आपको कहीं ना कहीं राइट और रॉन्ग को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। और इंटेंशन, कि आपकी भावना कैसी है, हाउ, मतलब आप किसी चीज को लेके आपकी इंटेंशंस क्या है। इंटेंशंस का मीनिंग यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग को फाइंड आउट करने में ही आता है। ओके, सो ये चीजें हैं जो हमें हेल्प करती हैं राइट और रॉन्ग को फाइंड आउट करने में। वो सिंपल सा है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये हमारे एथिक्स पे इफेक्ट डालती है। ओके, एटीट्यूड का एक मीनिंग और है, जैसे स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपकी लाइक है, अगर आपकी जैसे जो आपके सामने वाला पर्सन है और आपका जो है, अगर आप सेम चीज को, आपका एटीट्यूड टुवर्ड सेम थिंग सेम है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। और अगर आपको वो चीज अच्छी नहीं लगती है, दूसरे का कुछ और है और आपको कुछ और है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एटीट्यूड। ओके, सो दिस इज अबाउट डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स। तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अप्लाइड एथिक्स को लेकर। जो हमने टाइप्स ऑफ एथिक्स पढ़े उसमें एक अप्लाइड एथिक्स था। उसमें जो, क्योंकि ये टॉपिक करंट में भी रहता है और ऐसे भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ये चीजें एथिक्स का जो चीजें हैं, अगर आपको ये डेफिनेशंस, ये स्टेट ऑफ माइंड आपकी अगर अच्छी है, आप इन चीजों को समझ सकते हो, तो ये चीजें आपकी ऐसे में काफी ज्यादा आपकी हेल्प करती हैं। ओके, काफी ज्यादा हेल्प करती हैं आपको ये। सो जैसे अप्लाइड एथिक्स की एक ब्रांच है मीडिया एथिक्स, तो ये हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मीडिया काफी हद तक जो है ना सोसाइटी के अंदर है। कम से कम ऐसा रफली बोला जाता है कि 15 करोड़ के जो लोग हैं उनके पास मोबाइल फोन्स हैं, फोन अवेलेबिलिटी है। तो मतलब फोन अवेलेबिलिटी, नेट अवेलेबिलिटी है, और नेट अवेलेबिलिटी है तो मीडिया के साथ वो कहीं ना किसी तरीके से जुड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारी सोसाइटी पे काफी इफेक्ट डालती है। इसको हम पढ़ लेते हैं। मीडिया एथिक्स क्या है। पहले क्या मीडिया क्या है। मीडिया है टू सर्व द पीपल विद न्यूज
विद व्यूज, कमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसी चीज जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट के इरादे से आप लोगों को कोई न्यूज देते हो या कोई कमेंट करते हो या कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, उसको हम मीडिया बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19(1) जो है ये हमें क्या बोलता है, अच्छा ये तो 19(1) तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये हमें काफ़ी बड़ा ये आर्टिकल है, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं और हम इसको इंडिया में हम इसको ट्रू सेंस में फॉलो भी करते हैं। सो अगर हम बात करें कि हमें यहाँ पे मीडिया की बात कर रहा था, अब हमें पब्लिक इंटरेस्ट में न्यूज़ तो देनी है, लेकिन इन कौन से मैनर में, इन फेयर, एक्यूरेट और अनबायस्ड मैनर में हमें वो चीज़ देनी है। देयरफॉर एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मीडिया, क्योंकि इसका इफेक्ट ऑन द सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका फेयर, एक्यूरेट और अनबायस्ड होना बहुत जरूरी है। अब ये चीज़ें कैसे एम्बाइब होंगी, ये होंगी थ्रू एथिक्स। देयरफॉर एथिक्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन मीडिया। सो मीडिया मस्ट ओबे ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। ये मीडिया को हमेशा जानना है कि उसकी ड्यूटीज और उसकी जो ऑब्लिगेशंस है वो उसको फॉलो करनी है। अब उसकी ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस हैं क्या? पहली बात है अनबायस्ड इंफॉर्मेशन देनी है, ब्रॉडनिंग द थिंकिंग ऑफ सिटीजन। आपको सिर्फ न्यूज देनी है, इसको आपको इस हिसाब से देना है कि लोग सोचें, ना कि आपको कुछ जज करके उनके सामने प्रेजेंट करना है। मीडिया मस्ट क्रिटिसाइज फेयरली अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ जस्टिस। उसको हमेशा एक जस्टिस के स्पिरिट को देख के क्रिटिसाइज करना चाहिए। फॉर द सेक ऑफ टीआरपीज एंड अदर थिंग्स उसको वैसा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। यूनिटी एंड ब्रदरहुड अमंग पीपल, ये मीडिया का काम है, क्योंकि वो इतनी बड़ी सोसाइटी को इफेक्ट करता है, तो यूनिटी एंड ब्रदरहुड अमंग द पीपल दे हैव टू जनरेट। ओके, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने एक मीडिया यहाँ पे बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बिहेव किया था। जब 26/11 अटैक हुआ था तो उन्होंने लाइव कवरेज दी थी, सिर्फ जस्ट टू इंक्रीज देयर टीआरपी, कि लोग मैक्सिमम अपना मीडिया चैनल चलाएं, बट इट लेड टू मोर कैजुअलिटीज। अब आपको सारा पता है कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन जस्ट एन एग्जाम्पल कि मीडिया अगर गलत हो जाए तो कितना हैवी नुकसान भी हो सकता है। ये तो हो गया मीडिया, ये हो गया उसके एथिक्स, उसको करना क्या चाहिए। अब पढ़ते हैं एथिकल इश्यूज कि इश्यूज क्या है मीडिया के साथ एथिकल। सबसे पहला आता है पेड न्यूज। ठीक है, जब जैसे कि हमें पता है कि जो मीडिया है उसकी रीच बहुत ज्यादा है, मासेस तक पहुंचता है, तो इट इन्फ्लुएंस टू चूज एमपी एंड एमएलएस। तो पेड न्यूज से क्या हो रहा है, एमपी और एमएलएस को चूज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल अगर आपको देनी हो तो आप दे सकते हैं कि अशोक चौहान 2010 फंड्स फॉर पेड न्यूज, उन्होंने आप इस न्यूज आर्टिकल को कहीं पे सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया भी देख सकते हैं। अशोक चौहान जो थे उन्होंने पेड न्यूज के लिए, फिर उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, लेकिन दिस इज एन एग्जांपल कि कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है एमपी एमएलए को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो मासेस तक है। अब देखिए वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है हम नहीं जानते, इट इज ओनली थ्रू मीडिया कि हमें पता चलता है। ओके, सो दैट इज व्हाई मीडिया नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल। सो इट हैज नेगेटिव इंपैक्ट ऑन डेमोक्रेसी। अगर पेड न्यूज है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा डेमोक्रेसी पे। दूसरी एग्जांपल है एग्जिट पोल। अभी तो ये बंद हो गया, पहले क्या होता था कि रुझान बनाने के लिए किसी एक पार्टी के लिए एग्जिट पोल पहले ही चला दिए जाते थे कि इस पार्टी को 60% वोट मिल रहे हैं या 70% वोट मिल रहे हैं, तो लोग सोचते थे कि हम अपना वोट जाया क्यों करें, तो हम इसी को डालेंगे। सो दैट वे दे चैनलाइज कि वो एक साइड ही करें। तो एग्जिट पोल अभी तो ये बंद हो गए। अभी जब वोटिंग कंक्लूड हो जाती है तो उसके बाद एग्जिट पोल आते हैं। पहले क्या होता था, ड्यूरिंग अभी वोटिंग होनी होती थी उसके बाद पहले ही एग्जिट पोल आ जाया करते थे। नेक्स्ट है मीडिया ट्रायल। ये भी आपने देखा होगा, इसका एक एक्सक्लूसिव जो एग्जांपल है वो है रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था, अब इन्होंने सुसाइड था या मर्डर था, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन उस केस में रिया चक्रवर्ती पे मीडिया ने ही ट्रायल कर दिया था, जस्टिस बाय मीडिया। तो मीडिया ने ही जस्टिस दे दिया था, तो वो कोर्ट वोट वाला जो था जाने वाला वो था ही नहीं, कोर्ट का उन्होंने वेट भी नहीं किया, उसको मीडिया ने ही कर दिया था डिक्लेयर कि जो भी किया है उन्होंने किया है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी ऐड करूंगा, मीडिया ट्रायल में जस्टिस बाय मीडिया हो जाता है। इसमें काफ़ी केस हैं, जैसे हम मीडिया ही ट्रायल कर देती है। जैसे एक एनकाउंटर हुआ था, एनकाउंटर, इसका एनकाउंटर में कई बार मीडिया ट्रायल को पहले ही कर देते हैं, या किसी का मर्डर होता है। तो एक केस और भी है, फेमस ड्रग केस, जिसमें कि ना शाहरुख खान जो थे उनके बेटे का नाम आया था, बाद में उनको बरी कर दिया गया, लेकिन वो भी है कि उनमें पहले ही मीडिया ट्रायल हो गया। इससे होता यह है कि मीडिया एक काइंड ऑफ परसेप्शन क्रिएट कर देता है, उसके बाद अगर वो बंदा बेगुनाह भी साबित हो जाए, लेकिन इन द आईज ऑफ मासेस उसकी जो इमेज है वो मुझे नेगेटिव रहती है। सो दैट वे इट इज वेरी डिग्रेडिंग, तो ये बोलूँ। नेक्स्ट है येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म मतलब कि कंपटीशन के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में, एड्स के चक्कर में आपने कुछ आप ऐसा कर जाते हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए। एज अ मीडिया चैनल बोल लें, मीडिया पर्सन बोल लें, या मीडिया एज अ होल एजेंसी बोल लें। जैसे कि 26/11 अटैक मैंने आपको बता दिया, इसकी लाइव कवरेज हो गई थी, तो जो एनिमी साइड पे जो हमारे उनके हैंडलर्स थे वो उनको न्यूज़ फोन पे बता रहे थे कि कहाँ से मिलिट्री आ रही है, कहाँ से क्या आ रहा है, तो उसमें हमारी जो कैजुअलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं तो इंप्रूव तो इट्स रॉन्ग वर्ड, बट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। सो दैट वे हम बोल सकते हैं कि येलो जर्नलिज्म की साइड भी नहीं जाना चाहिए। दिस इज ऑल्सो एन एथिकल इशूज। लीनिंग टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज, आपने कई बार देखा है कि कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो प्रो पार्टीज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अगेंस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपी इलेक्शन, बट न्यूज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए यूपी में क्या हुआ था कि जब इलेक्शंस आने वाले थे तो न्यूज़ वहाँ पे लोग चलाते थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के बेसिस पे वहाँ पे न्यूज़ चलती थी कि इतने जाट हैं वहाँ पे,
इतने ब्राह्मण हैं, इतने मुस्लिम्स हैं, इतने शिया हैं, इतने सुन्नी हैं, इतने अहमदियाज हैं। तो ये ऑल दैट थिंग्स जो हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं चीज़ों को इफेक्ट करती हैं। तो लीनिंग टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज भी एक एथिकल इशूज है विद मीडिया। फिर हमने देखा है स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन अच्छे भी होते हैं, जैसे एक ऑपरेशन हुआ था, जैसे गुड की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन दुर्योधन। इसमें क्या हुआ था कि जो एमपी था उन्होंने एक्सेप्ट किया था ब्राइब, इट्स नॉट ब्राइड, इट्स नॉट, इट्स ब्राइब फॉर टेबलिंग क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट। की मैं क्वेश्चंस में सवाल पूछूंगा, आप मुझे उसके पैसे दीजिए, मैं वहाँ पूछूंगा। तो बैड में ये है कि ये फेक भी होते हैं। हमने कई ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस देखे हैं कि जो फेक भी हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं कि ये तो फेक स्टिंग ऑपरेशंस थे। ओके, सो नेक्स्ट इज मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया। देखिए, सोशल मीडिया तो मीडिया से भी ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज इट अफेक्ट मिलियंस इन वन गो। इसकी जो रीच है वो बहुत ही ईजी है। मैक्सिमम इन प्रेजेंट सिनेरियो आज के टाइम में सोशल मीडिया से भी ऊपर है, जैसे सोशल मीडिया का जमाना। फॉर एग्जांपल अमेरिकन इलेक्शंस, इसके ऊपर बोलते हैं कि जो रशिया था उन्होंने कुछ इसमें किया था। अब दिस इज इसमें कुछ आइडिया नहीं है कि ये किया था नहीं किया था, लेकिन जो न्यूज़ में आया था कि दे हैव सम रोल इन दैट, और इन्होंने थ्रू सोशल मीडिया ही अफेक्ट किया था प्रेसिडेंट इलेक्शन। जैसे J&K का जो प्रोटेस्ट होता है, J&K में जो प्रोटेस्ट होता है, क्योंकि क्या है कहीं पे कुछ हो जाता है तो प्रोटेस्ट की न्यूज़ जो है वो एकदम से, क्योंकि इतने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इतना सब कुछ है, एकदम से लोग प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं, स्टोन पेल्टिंग करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है डैमेज करते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे एकदम से और हो जाती है ऑर्गेनाइज? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि इसकी रीच बहुत ही ज़्यादा है। सो दैट वे इट इज़ ऑल्सो एन एथिकल इशू, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई मीडिया जो है, क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ मीडिया, तो मीडिया कोई फेक न्यूज़ चला दे, और ये जो हैंडल, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, ऑल दैट होते हैं, ये उस चीज़ को एकदम से हाइप करके प्रोटेस्ट हो जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो न्यूज़ ही फेक होती है। सो दैट वे आई एम सेइंग कि ये चीज़ बहुत ही खराब है। पीक इनटू योर पर्सनल लाइफ, ये आल्सो हमारे पास एक बड़ा इसकी मतलब एक एग्जांपल है रिया चक्रवर्ती, जो उनकी, क्योंकि उनके ऊपर कुछ केस हुआ था, तो उसके बाद ड्रग का जो मामला था, उसके बाद उनकी फैमिली को भी इसमें एंगेज कर दिया गया, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो दिस इज इन अ वे मीडिया को हमेशा ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें ये चीज़ नहीं करनी। जैसे पीएम को लेके भी उनकी फैमिली को लेके, उन्होंने जो काम किया अपनी लाइफ में एज अ टीनेजर या एज तो उनको भी काफ़ी हरास किया गया, वो भी गलत है। जैसे इट्स नॉट गुड, ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मीडिया को ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट, आपको कोई भी ऐसा अगर आ जाएगा, देखो मीडिया के ऊपर आपको जब भी कोई आएगा क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी ड्यूटीज़ क्या है और उसके साथ इश्यूज़ क्या हैं। वे फॉरवर्ड आप आपका हर एक चीज़ का आप निकाल सकते हो। जैसे पीक इनटू पर्सनल लाइफ, तो ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, इसमें कोई वे फॉरवर्ड है ही नहीं है। जब तक जो क्रिमिनल है उसके अगेंस्ट का, इसमें आप ये चीज़ लिख सकते हो कि इनके अगेंस्ट लॉ होने चाहिए, इनके अगेंस्ट एक्ट होने चाहिए हमारे पार्लियामेंट में पास, जिसे ये सारी चीज़ें जो है मीडिया के ऊपर कर्ब्स हों कि वो चीज़, ये चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक। नेक्स्ट जो हम आज बात करेंगे नेक्स्ट, वो है रेफ्यूजी एथिक्स। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एथिक्स को लेके, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी बेसिस इसका। ठीक है, रेफ्यूजी कौन होता है? जो कि बाहर, जो मतलब एक ऐसे एरिया से आता है जहाँ पे उसको परसिक्यूशन का डर हो या परसिक्यूटेड हो, तो उसके अगेंस्ट एथिक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ह्यूमैनिटी बेसिस पे हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक रेफ्यूजी के क्या राइट्स होते हैं, हमें उसको एथिकली कैसे हैंडल करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अप्लाइड एथिक्स। ये भी आपको एसए में, जीएस में आपको हमेशा ये चीज़ काम देगी, आपको एक अच्छी आंसर राइटिंग में ये चीज़ काम देगी। ओके, आंसर राइटिंग अगर आप करते हो तो ये चीज़ काम देती है। तो हम आज इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल रिस्पॉन्स रिफ्यूजीज को लेके क्या है, बिहेवियर ऑफ कंट्रीज क्या है, स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज क्या होता है, राइट्स एंड मॉरल कंसर्न अराइजिंग, ऐसे कौन से उनके राइट्स हैं और उनके मॉरल कंसर्न है जो अराइज करते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। इन चार चीज़ों को हम पढ़ेंगे इन द लाइट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, की एथिक्स को एथिकली अगर हम चले तो क्या ये चीज़ें कितनी कारगर हैं, कितना इसमें काम हो रहा है, सॉरी कितना इसमें काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। सो व्हाट इज अ रेफ्यूजी? इट्स समवन हु इज फोर्स्ड टू फ्ली बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन, वॉर, वायलेंस एंड कैन नॉट रिटर्न। वो घर वापस नहीं जा सकता और ये उसके रीजंस हैं निकलने के। अब परसिक्यूशन ऑन द बेस ऑफ रेस हो सकती है, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन हो सकती है, ऑन द बेस ऑफ नेशनैलिटी हो सकती है, ऑन द बेस ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकती है। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करेंगे, जैसे कश्मीरी पंडित का जो मास हम इनको बोलते हैं रेफ्यूजी, ये रेफ्यूजी बन गए विद इन देयर ओन कंट्री। सो इट इज़ वेरी मतलब हम इसको मानव अधिकार के भी देखें, अगर ह्यूमन राइट्स एंगल से भी देखें, सो ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता है कि अपने ही देश में हमने इनको रेफ्यूजी बना दिया। रोहिंग्या क्राइसिस जो हुए हैं, दैट इज ऑल्सो, जो कि म्यांमार में थे, ठीक है, ये भी क्राइसिस हुए हैं। देन सीरियन क्राइसिस, दिस इज ऑल्सो रेफ्यूजी क्राइसिस। यहाँ पे वॉर हो गई थी, यहाँ पे इनका कुछ इंटरनल सिविल कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, यहाँ भी सिविल कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी मिलिटेंसी के टाइम इनका मिलिटेंसी काफ़ी पीक पे थी उस टाइम, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें हुई। ओके, अब है रीजंस मैंने आपको बता दिए। मेजर है वॉर और एथनिक, मतलब सिविल, ट्राइबल एंड रिलीजियस वायलेंस, ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है इन चीज़ों पे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, राइट ऑफ रेफ्यूजीज।
एज पर यूएनएचसीआर क्या क्या राइट्स दिए गए हैं रिफ्यूजीज को। राइट ऑफ रिटर्न प्लस प्रॉपर्टी, इसका यह है कि अगर कोई बंदा या कोई रिफ्यूजी अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में सेटल हो जाता है तो जब वो वापस जाए तो उसकी प्रॉपर्टी और उसका राइट ऑफ रिटर्न मेंटेन होना चाहिए। सेकंड इज द राइट ऑफ फैमिली रीयूनिफिकेशन, इसमें यह है कि उसको उसकी फैमिली के साथ यूनाइट करना जो है ये गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। राइट नॉट टू फोर्स रिटर्न, अगर वो किसी कंट्री में रिफ्यूजी है तो उसको वापस जाने के लिए फोर्स नहीं करना है जब तक कि वो खुद ना चाहे। और राइट टू ट्रैवल, एक ऐसा डॉक्यूमेंट उसको इशू करना है वो जिस कंट्री में गया है ताकि वो वहाँ पे फ्रीली मूव कर सके और अपनी जो है बिजनेस, अपना जो काम धंधा है वो कर सके और अपना पेट भर सके। सो दिस आर द राइट ऑफ रिफ्यूजीज जो कि होने चाहिए एज पर यूएनएचसीआर। अभी हम बात करेंगे कि इंडिया ने वेलकम तो किया है कि यूएनएचसीआर में जो राइट है, ओके, कि जो राइट्स हैं यूएनएचसीआर ने जो इसमें राइट्स जो बताए हैं ये तो ठीक है, लेकिन ना ही हम उसके सिग्नेटरी हैं उस कन्वेंशन के, ना हमने उसको ज्वाइन किया है। बट वी हैव 3 लाख रिफ्यूजीज इन इंडिया। सो इंडिया का ये बड़ा ही अच्छा है कि हम उसके नहीं है, हम इनको नहीं भी एक्सेप्ट करते, लेकिन हमने किए हैं। सो दिस इज अ गुड जेस्चर। ओके, सो सेकंड इज हमारी कोई रिफ्यूजी पॉलिसी भी नहीं है और ना ऐसा कोई लॉ है। तो इंडिया का जो है स्टेटस आपको पता होना चाहिए, ना हम यूएनएचसीआर के साथ हमारी कोई सिग्नेटरी है, ना हम उसके मेंबर हैं और ना ही हमारी कोई रिफ्यूजी पॉलिसी है, ना ही कोई लॉ है। ये सारा कुछ हम गवर्न करते हैं थ्रू फॉरेनर एक्ट जो है हमारा, उसके ही तहत हम लोग गवर्न करते हैं। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम कभी भी चाहें तो हम इन रिफ्यूजी जो हमारे देश में, हम इनको इलीगल इमिग्रेंट्स घोषित कर सकते हैं, ठीक है। और हम इनको कभी भी बोल सकते हैं कि आप यहाँ से जा सकते हो, गवर्नमेंट को कभी भी बोल सकते हैं। सो दैट वे ये जो हमारे रिफ्यूजीज हैं ये हमारे इंडिया में सिक्योर नहीं है। अब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं रिफ्यूजीज के साथ? मेनली सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हेल्थ। फिजिकल हेल्थ तो है ही है, मेंटल हेल्थ भी होती है। मेंटल हेल्थ जैसे कि हमारे देश में रिफ्यूजीज तो हैं, लेकिन उनको पता है कि कोई भी जो है सरकार वो हमें इलीगल घोषित कर सकती है और हमें डिटेन कर सकती है और हमें वापस भेज सकती है, ठीक है। सो इसकी वजह से वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार उनको काफ़ी ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं। सो दैट वे एक्सप्लॉयटेशन होती है रिफ्यूजीज की, बैगर बना दिए जाते हैं, हरासमेंट होती है, सेक्सुअल रेप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये रिफ्यूजी के साथ जुड़ी हैं। उनकी सिक्योरिटी को लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ये तो हम काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं कि एशिया में बहुत ज़्यादा ये जो एरियाज हैं यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। क्योंकि सॉरी, एशिया नहीं, सेंट्रल एशिया के जो देश हैं वहाँ पे काफ़ी ये चीज़ होती है, ओनली बिकॉज कि वहाँ पे रिफ्यूजीज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा अटेंशन है, तो इसलिए वहाँ पे ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इलीगल माइग्रेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जैसे अगर किसी ने इसको फॉलो नहीं किया है यूएनएचसीआर को, तो किसी को भी वो इलीगल माइग्रेंट्स उनको घोषित कर सकते हैं, उनको डिटेन करते हैं और रिटर्न टू देयर ओन कंट्रीज। आर्टिकल 14 जो है यूएनएचसीआर का, वो क्या बोलता है? राइट टू सीक एंड इंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम। राइट टू सीक एंड इंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम, ठीक है, ये राइट देता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर किसी ने इसको यूएनएचसीआर को नहीं माना है तो वो कभी भी चाहें इनको डिक्लेयर कर सकते हैं कि दे आर नॉट रिफ्यूजीज, दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स, ठीक है। अब क्या था, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इन्होंने 8 वेज दिए हैं टू सॉल्व दिस क्राइसिस, कि हम इस क्राइसिस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है सेफ रूट टू देम, जितने भी रिफ्यूजीज हैं उनको सेफ रूट देना है। ये काम है गवर्नमेंट का। रीसेटलमेंट फॉर दोज हु वांट्स, जो चाहते हैं उनको हमें रीसेटल करना है। नो वन शुड डाई क्रॉसिंग बॉर्डर। हम देखते हैं जैसे केस आया था मेडिटेरेनियन का, एजेंसी का, 3 साल का बच्चा जो था वो शोर पे था, वो लोग सीरिया से क्रॉस कर रहे थे इन यूरोप, क्योंकि यूरोप ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए थे तो उसकी डेथ हो गई थी। सो वो काफ़ी वायरल हुआ था वो फोटो। सो दैट वे हमें ये इंश्योर करना है गवर्नमेंट्स को कि क्रॉस बॉर्डर पे कोई भी ना मरे। रिफ्यूजी ट्रैवल विद और विदाउट डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई भी रिफ्यूजी ट्रैवल करता है विद या विदाउट डॉक्यूमेंट्स तो हमें उसको डिटेन नहीं करना है, हमें उसको यहाँ से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं ताकि वो उस कंट्री में तब तक रहे जब तक कि उसके अपने देश में उसकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक ना हो जाए। इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ट्रैफिकिंग गैंग्स, जो भी गैंग्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग में होते हैं उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूट करना चाहिए। कॉम्बैक्ट ऑल काइंड्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हमें इस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए कि वो वाइट है, अगर ब्राउन है या ब्लैक है, उस हम बेसिस पे उसको एंट्री या अलो करें या ना करें। फंडिंग शुड बी डन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फंडिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही कंट्रीज जो है वो इसके इन क्राइसिस को हल करने के लिए आगे आएंगे। और असाइलम शुड बी मेड अ ह्यूमन राइट, असाइलम को बनाना चाहिए ह्यूमन राइट की अगर किसी को अपने देश में कोई खतरा है तो वो दूसरी साइड जाए और दूसरे देश में जाए और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बसर करे। लेकिन अगर आज हम क्या देख रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म देख रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म, इंडिविजुअलिज्म देख रहे हैं, फेंस्ड बॉर्डर्स हो गए हैं, हम लो नहीं कर रहे किसी को आना। तो जो भी हमारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अगर सीरिया में कुछ ऐसा हो रहा है या किसी और कंट्री में है और वो दूसरे देश में, लेबनान में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, वो इजिप्ट में जाना चाहते हैं या वो यूएसए में जाना चाहते हैं या वो सऊदी में जाना चाहते हैं या वो ईरान में जाना चाहते हैं या वो तुर्की में जाना चाहते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन देशों को उनको हेल्प करना चाहिए, नेबर्स को हमेशा आगे आके हेल्प करनी चाहिए। सो देखो, आपका कोई भी क्वेश्चन अगर रिफ्यूजी के ऊपर लेके आएगा तो ये आपके बनेंगे वे फॉरवर्ड।
ठीक है, वे फॉरवर्ड। राइट्स मैंने आपको बता दिया, यूएनएचसीआर का आप हवाला दे सकते हो कि वहाँ पे ऐसे राइट्स हैं। ये आ गया आपका वे फॉरवर्ड। राइट्स आपके ऊपर आ गए। प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी कि क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, तो सम अप आप टोटल ये आपका हो गया। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट एथिक्स। ये भी एक अप्लाइड एथिक्स का पार्ट है, फेमिनिस्ट एथिक्स। फेमिनिस्ट एथिक्स में क्या है कि जो फेमिनिस्ट हैं दे ट्राई टू रिफॉर्मुलेट, रीथिंक एंड रिवाइज ट्रेडिशनल एथिक्स। जो ऑलरेडी सोसाइटी में एथिक्स हैं उनको रिफॉर्मुलेट करना है, रीथिंक करना है और रिवाइज करना है। उनका ये मानना है, जो जो फेमिनिस्ट हैं, कि जो ट्रेडिशनल एथिक्स हैं उनकी जो अप्रोच है वो जेंडर सेंट्रिक अप्रोच है। मतलब वो दे आर नॉट मेन स्ट्रीम, दे आर मोर मेल स्ट्रीम एथिक्स। मतलब उनकी जो वो मेन स्ट्रीम नहीं है, वो मेल स्ट्रीम है, वो मेल की साइड ज्यादा डोमिनेट करते हैं। अब ट्रेडिशनल एथिक्स में कंसर्न्स क्या है? कंसर्न फॉर मेल एंड लेस वुमेन। एथिक्स में जो भी है वो ज्यादा जो चीजें बताई गई हैं वो मेल डोमिनेंस पे है और फीमेल को उस पे इतना ज्यादा नहीं दिया गया है। और वहां पे एक व्यू आता है कि जो फीमेल है दे आर फॉर केयर ओनली, मॉरल वैल्यूज एज ट्रिवल। उनकी जो मॉरल वैल्यू वैसे मान जाती है तुच्छ के समान, क्योंकि उनको देखा जाता है कि वो एक होम में केयर का जो एंगल है उसको लेके एथिक्स को हमारी सोसाइटी, मतलब एज एथिक्स मीन्स सोसाइटी क्या सोचती है, तो सोसाइटी जो सोचती है वही एथिक्स है। और सोसाइटी ये सोचती है कि दे आर फॉर केयर ओरिएंटेड। इम्प्लाइज वुमेन एज नॉट मॉरली मैच्योर। ये भी कांट ने भी ये बोला था कि जो हमारे एथिक्स हैं, ट्रेडिशनल एथिक्स, वो ये इम्प्लाई करते हैं कि जो वुमेन है वो मॉरली मैच्योर नहीं होती है, मैन जो है वो ज्यादा मॉरली मैच्योर होता है। और उन्होंने ओवर रेट्स किए हैं मैस्कुलिन ट्राइट्स लाइक इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, हायरार्की, और अंडर रेट किए हैं फेमिनाइन ट्रेड्स जैसे इंटरडिपेंडेंस। औरत को हमेशा, वुमेन कोई भी होगी उसको वो कहते हैं कि वो हमेशा देखते हैं कम्युनिटी बेस्ड। ये फीमेल जो फेमिनाइन ट्रेड्स हैं जैसे इंटरडिपेंडेंस, जो औरत है वो इंटरडिपेंडेंस में काम करती है। कनेक्शन, ट्रस्ट, लव, ये सब फीमेल वाले जो हैं ट्राइट्स उसको लेके किया गया है। नेक्स्ट अगर हम चलें, इसमें कैरल गिलियन, ये एक फेमिनिस्ट हैं, इनका आप रेफरेंस दे सकते हो अपने एग्जाम में। उन्होंने एक एथिकल थ्योरी लाई थी, कम्युनल नेचर ऑफ वुमेन। उन्होंने बोला था कि देखिए दो टाइप के एथिक्स गवर्न करते हैं, एक है एथिक्स ऑफ जस्टिस और एक है एथिक्स ऑफ केयर। वो बोलते हैं कि एथिक्स ऑफ जस्टिस हमेशा ज़्यादा देखा जाता है देन एथिक्स ऑफ केयर। इसमें वो वुमेन को डिफाइन करती हैं, और ये उन्होंने मेल के लिए बोला था कि जो हमारी मेल या हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करता है। इसे हम बोलते हैं कि जो मेल है वो पहले कोई एक्ट करता है और फिर देखा जाता है कि क्या वो सही था या वो गलत था। फीमेल को ऐसा नहीं दिया जाता, देन उनको काम करने से पहले ही जज किया जाता है फॉर द एक्ट, क्या ये काम जो करने जा रही है अच्छा होगा या बुरा होगा। सो दैट वे उन्होंने बोला था कि ये यहाँ पे देखिए ये जो हमारे एथिक्स में ये एक इशू है, एथिकल इशू उन्होंने इसको डिफाइन किया था। एथिक्स ऑफ जस्टिस जो है दिस इज मोर इंडिविजुअल। अगर हम जस्टिस की बात करें तो वो मोर क्या है, इंडिविजुअल है। राइट्स की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है, फेयर प्ले की बात यहाँ पे की जाती है। जबकि जो एथिक्स ऑफ केयर है इसमें रिलेटिव है, दिस इज रिलेटिव। ओके, केयर गिविंग वंस, वुमेन्स को लिया जाता है क्या, दे आर केयर गिविंग वंस, व्हाई नॉट गिवन इंडिपेंडेंस। उनको हमेशा देखा जाता है रिलेटिवली, इंटरडिपेंडेंस होती है। मेल और फीमेल फैमिली, फीमेल को हमेशा इंटरडिपेंडेंस नहीं रहना पड़ता है। जैसे इंटरडिपेंडेंस के एग्जांपल लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सैक्रिफाइस। देयरफॉर वुमेन डिफाइन देमसेल्व्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड आल्सो जज देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ कंसर्न। वो ये बोलते हैं कि ये जो सारी चीजें हमारी सोसाइटी की जो एथिक्स है, ये बेसिकली बोला जाता है कि ये वुमेन अपने अंदर एक ट्रेड ही डेवलप कर लेती है ओवर द टाइम। वुमेन खुद ही डिफाइन कर लेती हैं अपने आप को इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड आल्सो जज देमसेल्फ, और अपने आप को वो जज करती हैं इन टर्म्स ऑफ केयर एंड कंसर्न। इसके अलावा वो नहीं सोचती। जैसे कोई भी अगर फीमेल है वो नहीं सोचेगी कि शी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। उसको हमेशा होगा कि नहीं मेरा जो मतलब मुझे कोई साथ चाहिए, मुझे कोई हस्बैंड चाहिए, मुझे मेरे बच्चे होने चाहिए, मुझे उनके साथ रहना है। उसका ये कभी नहीं आएगा कि मैं अकेली रह सकती हूँ। ये डेवलप कर लिया जाता है। ओके, तो ये यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि दो टाइप के एथिक्स ऑफ जस्टिस, क्योंकि जस्टिस जो है वो मेल हो या फीमेल हो वो इक्वली अप्लाई करता है। ओके, दैट इज इंडिविजुअल इन चॉइस। लेकिन जो केयर है ये हमेशा, एथिक्स ऑफ केयर हमेशा क्या काम करता है, रिलेटिवली काम करता है। सो हमें एथिक्स ऑफ जस्टिस पे जाना है। यहाँ पे जो फेमिनिस्ट जो कार्ल गिलियन है, इनका बोलने का मतलब यही है कि वी हैव टू मूव टुवर्ड्स एथिक्स ऑफ जस्टिस, कि इंडिविजुअल के तौर पे मेल और फीमेल को देखा जाए। ओके, मेल और फीमेल को देखा जाए। फिर वो आगे बात करती हैं टाइप्स ऑफ फेमिनिस्ट, कितने टाइप के होते हैं। लिबरल फेमिनिस्ट ये बोलते हैं कि हमें एजुकेशन का यूज करना है, ठीक है। हमें एजुकेशन का यूज करके हमें सोसाइटी में जो हमारे एथिक्स हैं उनको रिफॉर्मुलेट, रिफॉर्म और रिवाइज करना है। जो मार्क्सिस्ट एथिक्स होते हैं ये बोलते हैं हमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देनी है, जैसे कि एमपीज और एमएलएज का कोटा दो इन पार्लियामेंट और असेंबली, ठीक है, ताकि इनकी वॉइस राइज हो। इसके थ्रू हम रिफॉर्मुलेट, रीथिंक और रिवाइज करेंगे अपने एथिकल्स, जो हमारे ट्रेडिशनल एथिक्स हैं। एक एक्सट्रीम व्यू भी है इसमें, वो बोलते हैं कि जो वुमेन है उसको देखा जाता है एज चाइल्ड बेयरिंग रूल और सेक्सुअल एक्ट, जो कि हमें इनसे इसको दूर करना है, हमें इनसे इसको, ये सीधा बोलते हैं कि
चाइल्ड बेरिंग रूल और सेक्सुअल एक्ट से हमें जो औरतों को नहीं देखना चाहिए, तभी हम उनको रिफॉर्मुलेट, रिवाइज और रिथिंक कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल एथिक्स हैं। ओके, सो जैसे हमने देखा, सबसे पहले एक नारा आया बेटी बचाओ, उसके बाद आया बेटी पढ़ाओ। सो हम कहीं ना कहीं सोसाइटी के एथिक्स को चेंज कर रहे हैं, रिफॉर्मुलेट भी कर रहे हैं, रिफॉर्म भी कर रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आएगा बेटी कमाओ, यहाँ पे क्या होगा, बेटी इंडिपेंडेंट हो जाएगी इकोनॉमिकली, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। ओके, सो सच टाइप्स ऑफ जो है स्लोगन, हमें इनको, ये इसी का इफेक्ट है जो कि फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है। उसके बाद जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है ये क्या एडवोकेट करते हैं, ये एडवोकेट करते हैं फॉर इक्वल प्लेटफॉर्म ऑन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड मॉरल सिस्टम। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम वो वहाँ भी मेल और फीमेल बराबर होने चाहिए, चाहे सोशल सिस्टम हो, पॉलिटिकल और मॉरल सिस्टम भी हो, वहाँ पे मेल और फीमेल बराबर होने चाहिए, उनको एक ही नजर से देखना चाहिए। वो उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है सेक्स को और जेंडर को। वो कहते हैं कि जो सेक्स है दिस इज बायोलॉजिकली डिफरेंट, कि एक मेल पैदा हुआ है और एक फीमेल पैदा हुई है, या एक वुमेन है या एक मैन है। लेकिन वो कहते हैं कि हमें जेंडर जो है वो इससे अलग है। जेंडर जो है इट इज अ डिफरेंस इंपोज्ड बाय द सोशल नॉर्म। जेंडर के बेस पे हम सोशल नॉर्म्स को डिफाइन करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। यही इसकी पूरी बात है कि हमें सेक्स को अलग रखना है और जेंडर को अलग रखना है। ओके, सो दिस इज अबाउट फेमिनिस्ट एथिक्स। इसमें आपको कैरल गिलियन का नाम याद रखना है, उनकी जो थ्योरी है वो क्या थी उसका नाम याद रखना है। उसके बाद आपने इनके साथ जो कंसर्न्स हैं उनको आपने याद रखना है, ताकि जब भी आपको वहां पे लिखे, देखो वे फॉरवर्ड इज दिस मूवमेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी इसमें आएगा तो वे फॉरवर्ड जो है आपको यही लिखना है। सो विद दिस ये हमारा लेक्चर 4 खत्म हो रहा है। ओके, लेक्चर 4 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। हमने ये काफी लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन ये चीजें आपको अप्लाइड एथिक्स, क्योंकि आजकल जो आपका JKAS का जो मैंने अभी एग्जाम देखा प्रीलिम्स का, वो काफी UPSC स्टैंडर्ड का आया था। सो इसलिए जो मेंस की तैयारी रहेगी वो भी दोस्तों आपको UPSC स्टैंडर्ड की तरीके से ही करनी है, नॉर्मल रेगुलर क्वेश्चन पे आपको नहीं रहना है, सच अप्लाइड चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो विद दिस थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, आई विल ट्राई टू आंसर इट अंडर 24 आवर्स। ओके, मैं ट्राई करूंगा, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो काइंडली शेयर इट। मेरा एक ही कंसर्न है कि वो लोग जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते उनके तक ये वाले लेक्चर्स पहुंचे। मेरा मटेरियल सफिशिएंट है, मैं आपको नोट्स भी सप्लीमेंट करूंगा। एक्चुअली मैं नोट्स बना नहीं सकता, लेकिन हाँ ये है कि मैं जो बेस्ट नोट्स होंगे कहीं देख के उनको पढ़ के मैं वो पक्का शेयर करूंगा, ताकि आपको नोट्स भी मिले।